बच्चों आज हम लोग को स्टार्ट करना है अपना नया चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो बेटा इससे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। मतलब कि हम लोग ज्योमेट्री में घुस चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जो भी चैप्टर्स आगे पढ़ने वाले हैं वो सब ज्योमेट्री से रिलेटेड होने वाले हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि अब से हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका आता है लाइंस एंड एंगल्स। इसमें आपको लाइंस और एंगल्स से मिलकर जो भी चीज़ें होती हैं उनसे कुछ खिलवाड़ करा जाएगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम लोग पहले क्या करें, जो भी बेसिक टर्म्स होते हैं उनकी पढ़ाई करेंगे, फिर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज़ आती है यहाँ पे लाइंस और एंगल्स में लाइन सेगमेंट। पहला चीज़ होता है, पहला बेसिक चीज़ होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? लाइन सेगमेंट होता है किसी भी लाइन का पार्ट। जैसे कि मान लीजिए एक ऐसी लाइन जो खत्म हो रही हो, जो स्टार्ट हो रही हो और खत्म भी हो रही हो, इसके मतलब जिसके पास दो पॉइंट्स हो। अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स इज सेड टू बी अ लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था आपको, एक वहाँ पे दिखाया था मैंने एक जगह पे, याद है मेरे को, कि टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है ना, उसको उसी को बाद में बोला गया था लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट एक बोल सकते हैं आप जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, या फिर जो शुरू हो रही है खत्म भी हो रही हो। एक फाइनाइट लाइन, ये बोलो आप चाहो तो, एक फाइनाइट लाइन, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट मेरे पास रे, ये जैसे ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है ना, ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक। दूसरा होता है बेटा रे। रे क्या होता है बेटा? रे के पास सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा इन्फिनिट जाता रहता है। जैसे मान लो अगर ये ए है, यहाँ पे ये बी से पास भी हो रहा है लेकिन ये इन्फिनिट जा रहा है, ये आगे बढ़ता जाता है, एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है ना। तो वो जिस रे हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको रे बोलते हैं। रे मतलब जिसके पास सिर्फ एक एंड पॉइंट हो और वो एक्सटेंड करी जा सके अपने दूसरे पॉइंट से, ठीक है ना, वो हो गया रे। तीसरा क्या मेरे पास बेटा? मेरे पास तीसरी है लाइन। ऑब्वियस सी बात, लाइन तो आपको पता ही है, लाइन ऐसी होती है और बेटा ये दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है ना। अगर ये ए है, ये बी है, तो यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकती है, यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकती है। एक और चीज़ याद कर लो बेटा, मतलब बता दें आपको कि इससे पहले जब हमने पिछले चैप्टर में बताया था लाइन के बारे में, तो वहाँ पे एक मैंने लिखाया था एक लाइन होता है, फिर एक मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि दोबारा बता देता हूँ कि ये भी एक लाइन ही है, ठीक है ना। क्यों? लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? लाइन की डेफिनेशन होती है अ ब्रेथलेस लेंथ, एक ऐसी लेंथ जिसके पास कोई भी मोटाई या फिर ब्रेथ ना हो, उसको हम लोग लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान के चलिए आप कि हम लोग स्ट्रेट लाइन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। स्ट्रेट लाइन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि आप बोल सकते हो कि सर ये इसके बारे में ये सब नहीं बताया गया। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर खेल स्ट्रेट लाइन से ही करते हैं, इसीलिए हम लोग चैप्टर अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में स्ट्रेट लाइन्स की ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो आप मान सकते हैं यहाँ पर जहाँ जब मैं लाइन बोलूँ तो आप मान लो कि स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक। लाइन सेगमेंट भी एक लाइन से ही निकलता है, रे भी एक लाइन्स के द्वारा ही होता है, ठीक। समझ पा रहे हो ना आप कि लोग सिर्फ यहाँ पे अब स्ट्रेट लाइन की पढ़ाई करने वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ लाइन लिख रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन एक ऐसी लाइन जो दोनों साइड से इन्फिनिट जा रही हो, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है बेटा जिसके दो एंड पॉइंट हो। रे होता है जिसका एक एंड पॉइंट हो। लाइन होता है जिसके एक भी एंड पॉइंट ना हो, इन्फिनिट जा रहा हो, ठीक है ना। अब अगला आता है मेरा कोलिनियर, ठीक है ना। कोलिनियर, LINEAR बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। नाम से समझ में आ रहा होगा कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जो एक ही रेखा में जाए फिर एक के ऊपर आए, एक के ऊपर एक आए। इसकी डेफिनेशन ये होती है बेटा, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे कम से कम 3 पॉइंट्स, क्योंकि बेटा 2 पॉइंट्स की अगर बात करोगे तो आपको पता है एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए होते हैं, तो 2 पॉइंट्स तो पहले से ही इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो अगर 3 पॉइंट्स से होते 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, या फिर ऐसा बोला जाए कि अगर 3 पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनती है तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये पॉइंट्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, मान लीजिए मैं ऐसे लिखे हुए हैं, तो अगर एक ही लाइन इन तीनों पॉइंट से पास हो रही है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। और मान लो अगर इस प्रकार से होता, ऐसे होता, तो ये तो या तो फिर ऐसे खींचती, या तो फिर ऐसे खींचती, ठीक है ना, या तो फिर ऐसे खींचती, तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो आपका रह ही जाता, ठीक है ना। अगर 3 पॉइंट्स आपके एक कोलिनियर लिखे हुए हैं तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अगर कोलिनियर नहीं है तो जैसे मान लीजिए अगर पॉइंट्स ये रखा, एक पॉइंट ये रखा, एक पॉइंट ये रखा, एक पॉइंट ये रखा है, तो देख पा रहे होगे आप, ऐसे कोई लाइन नहीं खींच सकती है जिसमें ये 3, ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकती है जहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स इन्वॉल्व हो, है कि नहीं। तो ये कोलिनियर आपके नहीं है। तो इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक। और वो पॉइंट्स जिनमें से एक ही लाइन पास हो सके उनको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये कुछ हो गया। अब आते हैं, अब अगला पॉइंट है मेरा एंगल्स क्या होता है, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल है। एंगल्स आपको पता भी होगा शायद, जैसे मान लीजिए एक ही पॉइंट से अगर 2 रे निकल रही हैं,
एक ही पॉइंट से अगर दो रे निकल रही हैं तो उनके बीच का जो ये जितना भी डिस्टेंस होगा इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को, जो कॉमन पॉइंट है जहाँ से वो लोग ओरिजिनेट हो रही हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। और इन रेस को कभी कभी हम लोग बोलते हैं आर्म्स ऑफ एन एंगल, ठीक है ना। ये जो रेज है ना, ये ऑब्वियसली बात है, ये रेज ही कहलाएंगे क्योंकि इनके पास एक पॉइंट है, ठीक है ना, एक एंड पॉइंट है और बाकी वो एक्सटेंड होती जा रही है, तो ये रेज हैं। तो इन एंगल, जो जिन रेस को मिलाकर एंगल बनता है, उन रेस को कभी कभी हम लोग आर्म्स ऑफ द एंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना, एंगल के हाथ। ओके, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स और इनके बीच का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल। काफ़ी आसान था, इसलिए मैं सोचा कि आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करा दूं क्योंकि शायद सारी चीज़ें आपको पहले से पता भी होंगी, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट है मेरे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखो ज़्यादा जल्दी तो नहीं लग रहा है, मतलब नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो पहले, या फिर अगर नहीं पढ़ा तो आपको ये चीज़ें पता थी पहले से, ठीक है ना। तो नहीं पता थी तो अब पता चल गई, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये खाली आप इनके जो वर्डिंग है, मतलब क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, बस आप वही याद रखो। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक और हाईलाइट करा दिया एक बार दोबारा चैप्टर की शुरुआत में, ठीक है ना, क्योंकि यही बस यही जो कुछ भी आपको इन्हीं के बारे में पढ़ाई करनी है पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। अगला पॉइंट है मेरा टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। बच्चा एंगल्स कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, उनको अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, शायद सुना हो, एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल्स होता है एक, ठीक है ना। राइट एंगल तो सुना ही होगा, 90 डिग्री वाला, ठीक है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से काफ़ी और भी होते हैं। दूसरा होता है बेटा दूसरा ऑप्टिक्स नहीं होगा, मैं रुक जाओ, एक इस प्रकार से बना देता हूँ मैं, एक एक करके सबका एग्जाम्पल देते हुए चलते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनकी मेजरमेंट, जैसे मान लीजिए अगर ये A है, ये O है, ये B है, ठीक है ना, जिनकी मेजरमेंट 90 से कम होती है। अगर मैं इसको, इस एंगल को थीटा नाम दे दूं, ठीक है ना, तो इफ़ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ये बोलूँ मैं, या तो फिर ऐसे बोला जाए और सफाई से लिखें तो थीटा अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है ना बेटा। और राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, ठीक है ना। इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये थीटा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये होगा राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, ठीक है ना। एंगल का साइन होता है ये होता है एंगल का साइन, ठीक है ना, तो वही लिख दिया हूँ मैं। ये है बेटा एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल, ठीक। ये तो क्या है, एक्यूट एंगल 90 और 0 के बीच में, राइट एंगल मतलब एग्जैक्ट 90, ठीक। और तीसरा होता है बेटा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में होता है ये इस प्रकार से कुछ दिखता है, ठीक है ना। अगर ये थीटा है, अगर आपका थीटा 180 डिग्री और 90 के बीच में है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। अगर आपका थीटा 90 और 180 के बीच में है तो वो एंगल कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, अगर आपका जो एंगल है वो इस प्रकार से गया है, यहाँ से ऐसा खींच के आया है, ठीक, इतना एंगल है, वो थीटा है। तो इफ़ आपका थीटा 360 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, अगर आपका थीटा 180 और 360 के बीच में है तो आपका थीटा कहलाएगा, आपका एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। अब लास्ट वाला आपका आता है, जगह नहीं बची, कहाँ बनाऊँ, छोटा सा ये यहाँ पे बना देता है, देखो। और आपका एंगल मेज़र कर रहा है, पूरा घूम के आ गया यहाँ पे, वापस यहीं पे आ गया, ठीक है ना, मतलब 360 कर रहा है। अगर इसका मतलब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट एंगल। अगर आपका थीटा जो है वो इक्वल टू 360 डिग्री हो गया है तो क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट एंगल, PLETE, कंप्लीट एंगल। इसी प्रकार से बेटा एक और होता है, 0 डिग्री वाला भी होता है। वो 0 डिग्री क्या होता है, उसमें अगर मेजरमेंट बढ़ ही नहीं रही है, ठीक है ना, जैसे मान ली 2 रेज होती है ना, ये एक रे पूरी घूम के आएगी ना यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे A रख देता हूँ, यहाँ पे B लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसे समझ में आएगा कि पूरा रे ऐसे करके घूम के आई है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे A है, यहाँ पे भी B है, ठीक है ना, मतलब इस रे ने
चलना चालू ही नहीं करा। मतलब ये इसी ऐसे रख, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एक हैंड ये जैसे AO है ना, AOB है, तो ये AO है, ये OB है, ठीक। तो अगर AO OB के ऊपर ही रखा हुआ इसी प्रकार से, ठीक है, वो ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये हम लोग निकालते हैं, ये जो निकालते हैं ये वाला डिस्टेंस, वो तो 0 हो गया ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री एंगल, ठीक है ना, या फिर बोलते हैं 0 एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग 0 एंगल, ठीक। चलो चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, नोट कर लिया, गुड। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे, देखो आपको पता होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, है ना। पहली चीज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कट करें, और पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी मीट ना करें, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल था। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी ये जो होंगी ये लाइंस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनके बीच में एक पॉइंट हो। और आपको ये भी पता है कि कोई भी दो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट कर सकती हैं अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो, ठीक है ना। तो सिर्फ इन लोग का एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन होने वाला है। आप देख पा रहे हो स्ट्रेट लाइन है, आगे कभी कहीं नहीं मिलने वाली, सिर्फ एक ही पॉइंट था मिलने वाला। और पैरेलल लाइंस क्या होती है बेटा, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी एक दूसरे से मिले ना, ठीक है ना, जो कभी एक दूसरे से मिले ना। तो इनका एक और चीज़ भी, एक और तरीके से बोला जाता है कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कॉमन रहता है। तो अब ये वाला डेफिनेशन थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है कि दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर हर जगह इक्वल है तो वो दो लाइंस क्या कहलाएंगी, वो दो लाइंस कहलाएंगी हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। अगर मान लीजिए डिस्टेंस d है यहाँ से यहाँ तक का, और तो ये भी डिस्टेंस d होगा, ठीक है। ऐसे ही सारे डिस्टेंस ना, तो आगे जहाँ तक ये जा रही है एक्सटेंड होगी ना, यहाँ तक आगे तक, ये पीछे भी एक्सटेंड होगी, पीछे भी एक्सटेंड होगी। तो अगर सारे डिस्टेंस इक्वल हैं, अगर सारे डिस्टेंस इक्वल हैं, इन दोनों बीच के दो लाइन्स के बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल है, तो उन दो लाइन्स को या फिर उस पेयर ऑफ लाइन्स को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। काफ़ी सिंपल था, ठीक है ना। तो चलो अब अगला पॉइंट है मेरा एंगल्स के द्वारा, एंगल्स से काफ़ी मतलब एंगल्स को मिला के एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके कुछ टर्म्स मिलते हैं हम लोग को, जैसे कि होते हैं कुछ सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। तो वो क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मेरा पहला है बेटा पेयर ऑफ एंगल्स, आप जाओ तो हेडिंग डाल लो पेयर ऑफ एंगल्स। पहला है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना बच्चा। इसमें क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है आपका, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है आपका, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक एंगल है मेरे पास ये 60 डिग्री का, और एक एंगल है मेरे पास ये 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो आपको पता है 60 या अगर ये AOB नाम दे दिया, थोड़ा लंबा कर देते हैं, इसको नाम दे दिया PQR, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो कि एंगल AOB प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री हो रहा है। तो मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन या फिर मतलब, ठीक है ना। दूसरा मार्कर कहाँ गया, ये रहा। अब बेटा अगला है मेरे पास सप्लीमेंट्री, स्पेलिंग क्या होती है, हाँ SUPPLEMENTRY, सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे सम 90 डिग्री होता था यहाँ पे दो एंगल्स का, यहाँ पे सप्लीमेंट्री में बेटा सम क्या होता है आपका, सम आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। वहाँ पे सम क्या होता था, यहाँ पे सम 90 डिग्री के इक्वल होता था। तो अगर दो एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री के इक्वल है, तो वो दो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है ना, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एंगल है ये AOB और दूसरा यहाँ पे मैं बोलूँ अगर AOB और दूसरा है मेरा 110 एंगल, अगर ये 110 डिग्री का है, ठीक है, तो कितना, और ये 70 डिग्री का है। तो आपको पता है कि अगर मैं इन दो, ये 180 प्लस 70 कितना होता है, 110 और प्लस 70 कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो एंगल AOB एंड एंगल PQR आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर, या तो बोल सकते हैं आप एंगल AOB एंड PQR सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स,
ठीक है ना, ये होता है। तो काफ़ी आसान था सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको देखो, अभी आप सिर्फ टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कि ऐसे अगर ऐसा कोई केस आता तो उसको क्या नाम दिया जाए, इस ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाए, ठीक, वही इस रिश्ते को क्या नाम दूँ वाली चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि अगर ये रिलेशन आ रहा है तो क्या नाम देंगे, अगर ये 180 वाला रिलेशन आ रहा है तो क्या नाम देंगे, ठीक। तो ये दो हो गए आपके एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी देखो मैं क्वेश्चंस अभी कराने वाला हूँ, बस इसी लेक्चर में कराऊंगा, लेकिन पहले जितना आपका रिक्वायर्ड नॉलेज है वो आपको दोबारा दे दिया जाए। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं तो दे ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगला मेरे पास क्या है बेटा, अगला मेरे पास है बेटा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, ठीक। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं बेटा, इनकी 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, इनके दे हैव कॉमन आर्म, दे हैव कॉमन आर्म, अच्छे से लिख दें थोड़ा सा, COMMON, कॉमन आर्म, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है दे हैव कॉमन वर्टेक्स, ठीक है ना। और तीसरा होता है बेटा नॉन कॉमन आर्म्स लाइंग ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म्स। अच्छा, जो नॉन कॉमन है, देखो नॉन लिख देता हूँ मैं पहले, नॉन कॉमन आर्म्स lying 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 on the different sides of common arm, ठीक। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल करता है एंगल तो वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्या है, दे हैव कॉमन आर्म, मतलब कम से कम एक एंगल उनका, कम से कम क्या, अगर उनके पास एक एंगल कॉमन है, ठीक, पहली चीज़ ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा, उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, मतलब जहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं। तीसरा, जो उसके बचे हुए नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो सेम वाले के ऑपोजिट साइड्स में होनी चाहिए, मतलब एडजेसेंट साइड्स में होनी चाहिए या अलग अलग साइड्स में होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, मतलब डिफरेंट साइड, हाँ अलग अलग डिफरेंट साइड्स मतलब अलग अलग साइड्स में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एंगल इस प्रकार से गया है, मैं इसको नाम दे दूं AOB, ओके, और मैं बीच में से एक धारा निकाल दूं, मतलब सॉरी धारा बोल रहा हूँ, एक लाइन निकाल दूं, रेखा निकाल दूं अगर मैं, ठीक है ना, उसको नाम दे दिया मैंने C, तो ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, ये दो एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाएंगे। क्यों, देखो आप एंगल AOC एंड एंगल COB में एक ये क्या बोलते हैं, एक आर्म कॉमन है, कौन सा, OC वाला, OC इसमें भी आ रहा है, OC इसमें भी आ रहा है कि नहीं। और दूसरा क्या है, कॉमन वर्टेक्स, इन दोनों एंगल्स की शुरुआत में फिर वर्टेक्स एक ही है, ठीक। तीसरा क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स लाइंग ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन है, मतलब ये जो नॉन कॉमन है वो डिफरेंट साइड्स पे गिरने चाहिए कॉमन आर्म के। देखो ये कॉमन आर्म है, इसके एक साइड पे ये अलग गिर रहा है, एक साइड पे ये अलग गिर रहा है, मतलब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो जो इस प्रकार के एंगल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। या तो आप सीधी ये समझ लो कि जो पड़ोसी होता है उसको एडजेसेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक। ये इसका पड़ोसा है, ठीक है ना, ये इसका पड़ोसी है, ठीक। तो जो पड़ोसी होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। तो काफ़ी आसान है, कुछ एकदम आप समझ लीजिए, आपको यहाँ पे कहानी पढ़ाई जा रही है, अभी कुछ भी अभी नया चालू नहीं करा है हमने, ठीक, सिर्फ कहानी पढ़ा रहे हैं। तो अब अगला क्या है बेटा मेरे पास अगला है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कौन से होते हैं, LINEAR लीनियर पेयर। तो सबसे छोटी सी डेफिनेशन इसकी है बेटा, अरे यार माइक फंस रहा है, हाँ, सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड 180, क्या बोल रहा हूँ मैं, सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स आर नोन एज लीनियर पेयर, ठीक है ना। सब अब हमने क्या बोला अभी, सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। तो क्या समझ आया आपको कि उस एंगल को एडजेसेंट भी होना चाहिए और सप्लीमेंट्री, मतलब उन दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। तो आम भाषा में बोला जाए, एक अगर इस प्रकार की जो कोई रेखा खींची हुई है उस पर कोई ट्रांसवर्सल खींच दिया मैंने इस प्रकार से, या उससे जोड़ के एक और लाइन निकाल दी दूसरी सी, तो दो एंगल्स जो बनेंगे, ठीक है ना, वो एंगल्स हमारे लीनियर पेयर कहलाएंगे। क्यों, पहली चीज़ आपको सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो अगर
दो एंगल्स का सम 180 होता है ना, तो अगर इस एंगल और इस एंगल को मिला के 180 डिग्री बन रहा है तो वो सप्लीमेंट्री होगा। और एडजेसेंट तो ये लोग हैं ही, एक दूसरे के पड़ोसी है ना, है कि नहीं। देखो आप चाहो तो आप तीनों कंडीशंस फुलफिल करना चाहो तो वो भी हो जाएगा। कॉमन वर्टेक्स या कॉमन आर्म ये हो गया, ठीक है। नॉन कॉमन आर्म इसके डिफरेंट साइड में रखे हुए हैं और वर्टेक्स इसका कॉमन है, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार से कोई एंगल्स हैं आपके पास तो इनको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो इससे जुड़ी हुई एक काफ़ी आसान सी ऑक्सियम है। ऑक्सियम आपको पता है ऑक्सियम क्या होती है, इनको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, पहले से ही प्रूवन होते हैं, या फिर इनका ये जगत सत्य है एक तरीके से बोल सकते हैं, इसको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। क्या है बेटा, मेरी पहली ऑक्सियम बोलती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खाली समझ लीजिए, ठीक है ना। पहली ऑक्सियम बोलती है अगर 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 ये मेरे पास स्ट्रेट एक लाइन खींची हुई जो कि स्ट्रेट है, ठीक है ना, ठीक। अगर मेरे पास ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, अगर ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग अगर इससे जोड़ के एक रे खींचते हैं जिसको मैंने सी नाम दे दिया है, ठीक है ना, और इसका वर्टेक्स ओ है, ठीक है ना। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन से कोई रे खींच रही है तो जो इसके एंगल्स बनेंगे वो लीनियर पेयर ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। अब देखो बेटा इसका कोई प्रूफ की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री होती है। स्ट्रेट लाइन ऐसे कर दो चाहो तो ऐसे कर दो, चाहो तो आप मतलब किसी भी रोटेशन करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो रहेगी तो स्ट्रेट लाइन ना, उसका तो ये 180 डिग्री रहेगा ना, देख पा रहे हो 180 डिग्री इस प्रकार से, ठीक। इसको बोलते हैं लोग 180 डिग्री। 180 डिग्री यही तो होता है, प्रोटेक्टर रख के देखो ऐसे होता है, 180 डिग्री की नहीं होता है। अच्छा मैं एक एंगल बताना भूल गया आपको, ये एक एंगल भी होता है 180 डिग्री एंगल, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है बेटा, स्ट्रेट एंगल में आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट हो जाती है, जिसकी मेजरमेंट क्या होती है, इसकी मेजरमेंट होती है 180 डिग्री। मतलब इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री देन द एंगल इज नोन एज स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। तो वही चीज़ आप यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, अगर कोई स्ट्रेट लाइन की, ये ऑक्सियम होती है, ये एक तरीके से ऑक्सियम है। क्या होती है ऑक्सियम, ऑक्सियम ये है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है ए बी, तो और उससे कोई हमने रे निकाली है ओसी नाम की, ठीक है ना, तो फिर जो एंगल्स डिवाइड हो रहे हैं या फिर जो एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल आपके लीनियर पेयर होंगे ही होंगे, ठीक है ना, उसकी कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका एक ऑक्सियम। और इसका ऑपोजिट भी होता है, इसका ऑपोजिट भी होता है क्या, कि अगर दो एंगल्स की मेजरमेंट लीनियर पेयर बना रही है या फिर दो एडजेसेंट एंगल्स की मेजरमेंट या फिर समीशन 180 है, तो जिस लाइन पे वो एंगल्स बन रहे होंगे वो लाइन भी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं दोबारा बताता हूँ, मेरी ऑक्सियम पहले ऑक्सियम 1 होती है, यह है कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है उससे कोई रे निकाली हमने, तो उसके ऊपर जो दो एंगल्स बन रहे होंगे वो आपके लीनियर पेयर होंगे ही होंगे, ठीक है। दूसरी इसकी उल्टी होती है, क्या होती है कि अगर कोई दो एंगल्स मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं तो जिस लाइन पे वो लीनियर पेयर बन रहे होंगे वो लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, ठीक। ये हो गया आपकी दो ऑक्सियम्स ही, ठीक, जो कि आपके लीनियर पेयर से रिलेटेड है, ठीक। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, अब हम लोग वो कहाँ गया यार, वेस कैप, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे एक छोटी सी थ्योरम जो कि रिलेटेड है आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स से। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पहली चीज़ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते क्या हैं, ठीक। तो अगर आपकी लाइंस आपके पास दो लाइंस हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर वो दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट में है ना, और ये वाला एंगल इसके ऑपोजिट में है। तो ये जो ऑपोजिट वाले एंगल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना बच्चा। क्या बोले दोबारा बताओ, कि अगर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मतलब कि अगर ये ए और ये ओ ये बी है, ये पी ओ और आर है या फिर क्यू बोल दिया जाए, तो फिर एंगल ए ओ क्यू एंड एंगल पी ओ बी एक दूसरे के क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। इसी प्रकार से ये वाले एंगल AOP और QOB ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, क्या वो थ्योरम इस प्रकार से, उस थ्योरम का कहना ये होता है कि जो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल प्रूफ है। तो चलो आज हम लोग उसका पहले प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों ये है इसका स्टेटमेंट थ्योरम का, और उसका मैंने गिवन और 2 प्रूफ लिख दिया है, ठीक। और उसका हम लोग प्रूफ अप करने वाले हैं। काफ़ी सिंपल सा प्रूफ है बेटा, एक्सक्यूज मी, हाँ ओके ठीक। देखो
इसका गिवन और प्रूफ मैंने लिख दिया है। प्रूफ इसका काफ़ी सिंपल है, हम लोग करने वाले हैं, 2 लाइन का प्रूफ है खाली, आप समझ भी जाओगे, ठीक है ना। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई भी 2 लाइन, कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट 2 लाइन्स, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिख दो, ठीक है ना। लाइन यहाँ पे आप ये अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये मान के चलो कि यहाँ पे लाइन लिखा तो हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर 2 लाइन्स हम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इसके इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो गिवन क्या क्या है हमको गिवन है कि ए बी और सी डी कोई 2 लाइन्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे, और ए ओ सी इज वर्टिकली ऑपोजिट टू डी ओ बी। ए ओ सी इज वर्टिकली ऑपोजिट टू डी ओ बी, ठीक है, मतलब ये और ये वाले। एंड एंगल ए ओ डी इज वर्टिकली ऑपोजिट, ए ओ डी इज वर्टिकली ऑपोजिट टू सी ओ बी। ये हमको गिवन, ठीक है, ये हमको गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू डी ओ बी, ए ओ सी इज इक्वल टू डी ओ बी, ये वाला एंगल। एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ बी, ए ओ डी मतलब ये वाला इज इक्वल टू सी ओ बी, सी ओ बी, ठीक है ना, ये वाला एंगल, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना है, ओके। तो चलो अब ये देखते हैं कैसे करना है। काफ़ी सिंपल है बेटा, आपको पता है ए ओ बी जो आपकी जा रही है, ए ओ बी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। सिमिलरली सी ओ डी जो एक लाइन है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करने वाले, आपको ये इस लाइन को मैं थोड़ा सा अलग से लिखता हूँ। ये मान लो अगर मैंने खींच दी, ये आ गई आपकी ए बी, ठीक है ना। अगर मैं इस लाइन को देखो, ये वाला पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये ए हो गई ए ओ बी, और यहाँ से मैंने खींची ये वाली डी लाइन, ठीक है ना। तो आपको पता है ये हमने ये अगर ऑक्सियम्स पढ़ाई थी हमने थोड़ी देर पहले, स्ट्रेट लाइन के ऑक्सियम के अकॉर्डिंगली क्या बोल सकते हैं, इसका सम और इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो इसी के थ्रू हम लोग लिखेंगे, प्रूफ लिखने स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसी को उठाएंगे, ए ओ बी वाली लाइन को उसके दोनों साइड्स करते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, अलग सेक्शन लेंगे, ऊपर वाला ये वाला इधर वाला लेंगे, तो क्या आएगा, इधर आएगा मेरे पास एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गया कैसे लिखा हमने, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों, ये हमने समझाया यहाँ पे अभी। इसको ये क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन मेरे पास है तो ऑक्सियम्स हमने जो पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली क्या बोलेंगे हम लोग कि ये दोनों लीनियर पेयर हैं 2 एंगल्स के, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अब क्या करने वाले हम लोग, अब ये पहले ये जब ये दोनों लिखें, अब क्या करने वाले, ये दोनों लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम लोग एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया, कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखो आप, ये वाली इक्वेशन भी 180 के इक्वल है, ये वाली इक्वेशन भी 180 के इक्वल है। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से कंपेयर कर देंगे। जब मैं कंपेयर करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास आएगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। इस प्रकार से आएगा कुछ। अब देखो ए ओ डी दोनों साइड है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। क्या बचा आपके पास, एंगल बचा बी ओ डी लिखा है यहाँ पे, नहीं डी ओ बी लिखा हुआ है। डी ओ बी इज इक्वल टू बेटा मेरे पास मिल गया ए ओ सी, मतलब कि डी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अब जब हमने इन 2 एंगल्स के लिए प्रूफ कर दिया तो आप लिख सकते हो बड़े आराम से, सिमिलरली करके लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है ना। हमको यही प्रूफ करना था और हमने कर दिया, ठीक। काफ़ी सिंपल था। क्या करा दोबारा देखते हैं। हमको ये पेयर दिया गया था एक इंटरसेक्शन लाइंस का, ठीक है ना। हमने यहाँ से उठाया, इसको सब एरियस करो, समझा देते हैं अच्छे से आपको, ठीक है ना। ये लाइन थी मेरे पास, हमको प्रूफ करना था ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये 2 और ये 2, इनको इक्वल प्रूफ करना था। तो पहले क्या करा हमने, आपको पता है ये ए बी जो गई है वो स्ट्रेट लाइन गई है, ठीक है ना। वो क्या गई है, वो स्ट्रेट लाइन गई है। तो आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम क्या होगा, इनका सम 180 के इक्वल होगा, ठीक। तो हमने इसके लिए ये लिख दिया लाइन। अब उसी प्रकार से ये सी डी भी तो स्ट्रेट लाइन गई है, इसलिए ये वाला एंगल होगा जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी 180 होने वाला है। तो उसको भी हमने यहाँ लिख दिया। अब जब दोनों लोग 180 के इक्वल हैं तो इसीलिए हम लोग एक दूसरे से भी कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को, है कि नहीं। तो जब मैं इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर किया तो देखा कि ए ओ डी और ए ओ डी कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, डी ओ बी और इक्वल्स टू में ए ओ सी आ गया। और हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी। देखा आपने 2 लाइन का प्रूफ था खाली, और वो भी कोई प्रूफ जैसा कोई प्रूफ भी नहीं था, काफ़ी सिंपल था। ये अंडरस्टैंडिंग था, मतलब आपको पता था ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करते फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना।
तो पहला क्वेश्चन बोलता है बेटा टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 2:3 देन फाइंड द एंगल्स। हमको दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो गिवन है, ठीक है ना, और हमको बताना है कि वो एंगल्स कौन कौन से हैं। काफ़ी सिंपल है, आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। हमको रेशियो दिया गया तो लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स, ठीक है ना, लेट द एंगल बी एक्स। तो क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या बन रहा है 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। दो एंगल्स का रेशियो दिया है 2:3, तो हमने मान लिया एंगल को x मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो जो गिवन है तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3x, और आपको पता है सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180, तो 3 तो 5x, 5x इज इक्वल टू 180। यहाँ पे आ जाएगा 5 की वैल्यू कितनी आएगी 5 3 15 3 5 6 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई बेटा 36। 5 6 15 16 17 18 बचा 3 5 6 30। हाँ अब देखो बेटा x की वैल्यू 36 आ गई, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे 2x और 3x होते थे, तो एक एंगल हो जाएगा बेटा 2 × 36, दूसरा एंगल हो जाएगा आपका 3 × 36, ठीक। बस इसी प्रकार से आपके आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शायद 72, ये हो जाएगा आपका 108, ठीक है ना, 108 डिग्री और 72 डिग्री, ठीक। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन इट्स मेजर। कोई एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के 5 गुना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको पता है कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका समीशन 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास कोई दो एंगल्स है, तो मेरे पास कोई दो एंगल है, उनको जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 90 आना चाहिए, ठीक है ना। जिनमें से एक क्या है बेटा, इसमें से एक बोल रहा है कि वो अपने कॉम्प्लीमेंट के 5 गुना है। तो अगर मैं एंगल को x मानता हूँ, लेट द एंगल बी x, तो किसका क्या हो जाएगा x इक्वल्स मेरे पास आएगा 90 - x। अच्छा मैंने ये कैसे लिख दिया 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं, वो दो एंगल्स जिनका समीशन 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और हमको बोला गया कि एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के 5 गुना है, तो कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, इसको उठा के इधर ले जाओ, ठीक है। इसका जब उठा के इधर ले जाएंगे तो 90 माइनस जो भी यहाँ पे वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे b लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मैं a का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस b, a का कॉम्प्लीमेंट होगा बेटा 90 माइनस b, और b का कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस a। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से कुछ कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एक को x माना है तो दूसरे को क्या मान लूंगा मैं 90 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम तो 90 होता है, ठीक। तो एक एंगल हमको अपने कॉम्प्लीमेंट के 5 गुना है, वो इस प्रकार से कुछ रिलेशन दिया गया हमको। तो इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, अगर मेरे पास x इक्वल्स टू 545 450 माइनस 5x, ये माइनस का 5x उठ के इधर आ जाएगा, बनेगा 6x इक्वल्स में बचा 450, ठीक है ना। अब ये कट जाएगा आपका 6 9 45 होता है यहाँ तक, नहीं 6 9 45 नहीं होता है, 54 होता है वो तो। हाँ तो किससे काटेगा बताओ जरा, 5 9 6 8 48 होता है, 6 8 48 6 9 6 7 कितना होता है, 6 7 42 होता है, 6 7 42 होता है, बचेगा 3 6 5 30। हाँ देखो 6 7 42 बचा 3 6 5 30, तो x की वैल्यू आ गई 75, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको अभी x की वैल्यू मिली है, आपको एक तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक एंगल है आपका 75 डिग्री और दूसरा एंगल है आपका 90 - 75 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि एक x है और एक 90 - x है, तो x की वैल्यू मेरे पास 75 आई है, तो एक हो गया 75 और एक हो गया 90 - 75, ये हो गया आपके एंगल्स के मेजरमेंट। इसको चाहो तो आप नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों ये अगले दो क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ तो क्वेश्चन है बेटा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच फॉर्म्स अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स विद इटसेल्फ। काफ़ी छोटा सवाल है लेकिन इसकी लैंग्वेज अच्छी थी इसलिए मैंने लिखवाया आपको। क्वेश्चन बोल रहा है हमको ऐसे एंगल की वो मेजर निकालनी है जिसका जो अपने खुद के साथ सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। मतलब कि अगर एक एंगल x है तो अपने खुद के साथ ही बना रहा है सप्लीमेंट, मतलब x प्लस x, और इक्वल सप्लीमेंट का मतलब होता है 180। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा बेटा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी क्या 90 डिग्री, ठीक है ना। तो मतलब 90 डिग्री एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपने सप्लीमेंट, मतलब एक ही इकलौता नहीं, एक x इक्वल टू 90 डिग्री मतलब इकलौता राइट एंगल ही एक ऐसा एंगल होता है जो अपने खुद के साथ सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच फॉर्म्स अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद इटसेल्फ, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आती 45, कि 45 एक इकलौता एंगल है
जो खुद के साथ अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है, या फिर उसको जब हम लोग 2 बार जोड़ते हैं तब मेरे पास आता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। तो उसका बाय 2 कर दिया है, मतलब एक तरीके से 180/2 90 और 90/2 मतलब 45, ठीक। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34, फाइंड द एंगल्स। हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है ना, मतलब जिनका सम 180 डिग्री है, ठीक है ना। उनके बीच का जो अंतर है वो बेटा 34 डिग्री का है। तो बताओ वो एंगल्स कौन कौन से होंगे। तो अगर मैं एक एंगल को x मान लेता हूँ तो दूसरे एंगल को क्या मानना पड़ेगा, दूसरे एंगल को मानना पड़ेगा हमको x + 34। क्यों? देखो बेटा इनके बीच का डिफरेंस निकाल के देख लो, 34 ही आने वाला है कि नहीं। तो उसी प्रकार से तो अगर मैं एक को x मानूंगा तो एक को मानना पड़ेगा x + 34। हमको पता है इन दोनों का सम कितना है, सप्लीमेंट मतलब कि 180 डिग्री। तो x + 34 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मतलब कि 2x + 34 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। तो फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 - 34, ठीक है ना। तो यहाँ पे x यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 180 - 34 मतलब कि 10 में 4 के बचे 6, यहाँ पे आ जाएगा 7 7 3 4 146/2 दैट इज 2 7 14 2 3 6। तो x की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल गई है 73 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर एक 73 डिग्री है, x = 73 डिग्री आया है, तो यहाँ से कितना मिलेगा 73 + 34 मतलब कि 4 3 7 7 3 10 107 डिग्री। आपको वेरीफाई करना तो आप इसको ऐड करके देख लो, 73 को ऐड करोगे यहाँ कितना आएगा 7 3 10 1 से 7 1 8 180। देखो आज आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर रहे हो तो आपका 180 डिग्री आ रहा है, इसके लिए आप इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर सही है। तो मेरे पास एंगल्स की मेजरमेंट क्या आएगी, एक 73 डिग्री और दूसरा 107 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके ये वाले क्वेश्चन भी होते हैं सॉल्व। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि लेक्चर आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन जो कुछ भी मैंने आज पढ़ाया है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा अपने। तो अभी के लिए अपना ख्याल रखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो और बाय।